हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा के स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोगों का मेरे पास ना कमेंट आ रहा था कि सर आप अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके और आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर कोई अक्यूट अटैक जो आ जाता है अस्थमा का, उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है आपको, और अस्थमा के मेंटेनेंस के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। देख, सबको पता है कि अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तो इसको मेंटेनेंस के लिए क्या दवाइयाँ दी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि आखिर अस्थमा होता क्या है। अस्थमा मैंने बताया था एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है। ठीक है, लंबे समय से जो रेस्पिरेटरी में जो अपना जो श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन इन विच द एयरवेज इन द लंग्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड, नैरोड, मेकिंग टू डिफिकल्ट टू ब्रेथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लंबे समय की ऐसी बीमारी जिसमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, जो अपनी जो सांस की नली है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, है ना। इन्फ्लामेशन की वजह से वो नैरो हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, जिससे अपने को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, सांस फूलना, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि सांस फूलता है, तो उसको बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, तो उसके बाद में अपन सबसे पहले किसी भी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो अपन सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, वीजिंग, उसको छींक वगैरह आ सकती है। ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट के अंदर उसको टाइटनेस फील हो सकता है, कभी कभी पेन भी हो सकता है। ठीक है, कफिंग, बार बार उसको खांसी चलती है और उसको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सांस उसका जो अगर किसी का सांस फूलता है ना तो उसको ऑब्वियसली सोने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए अस्थमा के। उसके बाद में इसके कोजेस की बात करते हैं कि आखिर अस्थमा होता है क्यों है। अस्थमा जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, अगर आपके किसी में जैसे घर में किसी को हो, मम्मी को, पापा को, दादा दादी को, तो वो आप तक भी आ सकता है। तो जेनेटिक भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ से एलर्जी होना। आजकल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की एलर्जी, छोटे छोटे बच्चों को धूल मिट्टी की एलर्जी हो जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। पोल्यूशन और स्मोकिंग, पोल्यूशन के अंदर बहुत सारे जो मेटल्स जो कि अपने लिए बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री एरिया में अगर कोई लोग रहते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उस केस में भी उसको अस्थमा हो सकता है। मेडिकेशन जैसे नसेड्स हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, उसमें भी आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो बीटा ब्लॉकर लिख रखा है उसको आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट को, ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो अपन जो एटेनोलोल होता है, प्रोप्रेनोलोल होता है, ठीक है, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो देते हैं अपने किसी को जब उसका हाइपरटेंशन होता है तो बीपी को डाउन करने के लिए दिया जाता है। अगर किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट का अगर बीपी हाई हो रहा है तो उसको बीपी डाउन करने के लिए आप कभी भी बीटा ब्लॉकर्स देने की कोशिश मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी मौत तक हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बीटा ब्लॉकर्स में जो एम्लोडिपिन एटेनोलोल का कॉम्बिनेशन आता है, तो कहीं आप, क्योंकि उसको एटेनोलोल टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है बीपी के लिए, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट में आप कभी भी उसको यूज़ नहीं करेंगे। प्रोप्रेनोलोल, जो भी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, अस्थमा में वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आप उसको यूज़ करोगे तो अस्थमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कोजेज़ हैं और जो बीटा ब्लॉकर्स जो इसकी जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं अपन अक्यूट अटैक। ठीक, अचानक से अगर किसी की सांस फूल जाती है ना, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से कभी कभी। ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट के खुद के पास है तो आप उसको अस्थालिन इन्हेलर देंगे। ठीक है, जो कि उसकी दो डोज, जो मीटर डोज आती है वो 2 पंप आप उसको देंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, अगर पेशेंट के पास है तो पेशेंट खुद भी उसको ले सकता है। ठीक है, जब भी अक्यूट अटैक वगैरह आए तब। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इंजेक्शन डेरिफाइलिन और डेक्सोना। ठीक है, अगर किसी की बीपी हाई है तो आप डेक्सोना की जगह बेटनिसोल मिक्स कर सकते हैं। अगर बीपी नॉर्मल है तो आप उसको डेक्सोना 2 ml और डेरिफाइलिन 2 ml दोनों को मिक्स करके आईवी रूट के थ्रू स्लोली आप लगाएंगे तो 10-15 मिनट में उसको पेशेंट को क्या होता है, आराम हो जाता है अक्यूट अटैक के अंदर। ठीक है, इंजेक्शंस को अटैक के अंदर, अक्यूट अटैक्स होते हैं उनमें यूज़ करना होता है, बाकी टैबलेट्स मेंटेनेंस के लिए उसको टैबलेट ही देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डेरिफाइलिन और डेक्सोना उसको दे दिए। 15 मिनट तक अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो उस केस में अगर अटैक सीवियर मानते हैं अपन उसको कि जब उसे डेरिफाइलिन डेक्सोना से आराम नहीं मिल रहा है तो मतलब पेशेंट को जो अटैक है अस्थमा का वो सीवियर है। तो उस केस में अपन इंजेक्शन प्राइमाकोर्ट, जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, ठीक है, जो कि स्टेरॉइड है, 100 mg का, वो यूज़ करते हैं और वो पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है, जिससे अंदर की 99.9% केसेस में क्या होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसको रिलीफ मिल जाता है अस्थमा के सीवियर अटैक में भी। ठीक है, अगर उससे जो प्राइमाकोर्ट से आराम नहीं मिल रहा है तो उसके 5-10 मिनट में क्या उसको एमिनोफाइलिन 500 की जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, उसको स्लो आईवी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंजेक्शन अमीनोफाइलिन को भी यूज़ करते हैं जब सीवियर अटैक हो, प्राइमाकोर्ट, डेरिफाइलिन, डेक्सोना इन सब से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस केस में अमीनोफाइलिन को यूज़ किया जाता है।
जो कि 500 का इंजेक्शन होता है। उसके बाद में अगर उसको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एमिनोफाइलिन देने के साथ साथ में आप उसको नेजल रूट के थ्रू आप ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उसके बाद में उसको अगर कोई यंग पेशेंट है, ठीक है, जो मैंने अभी इसको यहाँ पे ग्रीन कलर से कर रखा है, तो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर पेशेंट यंग है, ठीक है, अगर ओल्ड एज में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, छोटे बच्चों में भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर पेशेंट यंग है, जवान है, तो आप उसको एड्रेनलिन का 0.5 ml सबक्यूटेनियसली ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, ताकि उसको तुरंत उससे अस्थमा के अटैक से रिलीफ मिले। लेकिन ये सिर्फ यंग एज में ही देना है, ओल्ड एज में आपको एड्रेनलिन बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। ओल्ड एज में आप प्राइमाकोट, एमिनोफाइलिन और नेजल ऑक्सीजन यही आप उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम लगाया जाता है कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर उसको अस्थमा का अटैक जो सीवियर हुआ है, ठीक है, अटैक आया है अस्थमा का, तो वो नॉर्मल हो जाए, तो उस केस में उसको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो डेरिफाइलिन डेक्सोना से अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फर्दर उसको ये ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो 100% पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। उसका जो अस्थमा से उसको रिलीफ मिल जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। इतना मैंने एक्यूट अटैक का आपको ट्रीटमेंट बता दिया। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो आप उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिक पे आपको उसके लिए वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी कई क्लिनिक्स पे नहीं होता है, कहीं पे होता है, तो आप उसको हॉस्पिटल भेजेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल रेफर करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको एमिनोफाइलिन को D5 के अंदर फिर से रिपीट किया जाता है, ठीक है। उसको एमिनोफाइलिन इंजेक्शन ही वापस से रिपीट किया जाता है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे उसको डेक्सोना का इंजेक्शन भी रिपीट किया जाता है। एमिनोफाइलिन के उसको 2 इंजेक्शन D5 में डाल के लगाए जाते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर मैंने बताया कि डेक्सोना को भी रिपीट किया जाता है। अगर उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसको सोडा बाइकार्बोनेट का जो इंजेक्शन होता है वो 50 ml बहुत ही स्लो IV दिया जाता है, ठीक है। तो इतना उसको हॉस्पिटल में ये सारे काम किए जाते हैं। आप क्लिनिक्स पे ये सब करने की कोशिश ना करें। वैसे तो 99.9% केस में जो मैंने लास्ट में जो ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो पेशेंट ठीक हो ही जाता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल रेफर करने की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा हेडेक ना ले, उसको हॉस्पिटल रेफर कर दे जहाँ पे उसको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और 100% वो इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अब ये बात हो गई अक्यूट अटैक की। अगर अचानक से किसी का सांस फूलने लग जाए तो क्या ट्रीटमेंट, लेकिन अब उसके मेंटेनेंस के लिए उसको क्या ट्रीटमेंट दें कि ताकि उसको जैसे अटैक उसको रिपीटेडली नहीं आए। तो मेंटेनेंस ड्रग थेरेपी में अपन उसको इंजेक्शन मोनोसेफ, ठीक है, 1 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है वो BD सुबह और शाम अपन पेशेंट को लगाएंगे खाना खाने के बाद में। उसके बाद में जो फोराकोट इनहेलर, ठीक है, जिसके अंदर जो स्टेरॉइड होता है, ठीक है, फोराकोट इनहेलर सबसे बेस्ट है इसके अंदर माना जाता है, जो कि काफ़ी हद तक इसको अस्थमा को कंट्रोल करके रखता है। उसको अटैक्स अस्थमा के नहीं आते हैं। तो उसको जो फोराकोट इनहेलर है ये दिन में 2 बार या 3 बार सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको देना होता है। अगर आप ये देंगे तो उसको 100% रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगर पेशेंट को ज़्यादा छींकें आती हैं, ठीक है, उसको अगर नाक सा थोड़ा सर्दी अगर उसको लगती है तो आप मोन्टास L की जो टैबलेट है वो रात को सोते टाइम 1 टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मोन्टास L की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी उसको इन्फेक्शन की वजह से अगर वो हुआ है, ठीक है, तो किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप उसको अमोक्सी 625 की जो टैबलेट होती है वो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, इन सब के साथ में, ठीक है। उसके बाद में उसको आप नेबुलाइज करेंगे। ब्यूडाकोट और डिओलिन का जो सॉल्यूशन आता है उन दोनों को मिक्स करके आप सुबह और शाम को, ठीक है, सुबह जल्दी और शाम को थोड़ा लेट अगर उसको नेबुलाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छा उसका जो अस्थमा होता है वो मेनटेन रहता है, उसको अटैक्स वापस से नहीं आता है, ठीक है। और उसको अगर अपन अमोक्सी 625 से इतनी ड्रग्स देंगे तो उसको ऑब्वियसली उसको मतलब कि पेट के अंदर गर्मी हो जाएगी। तो पेशेंट को अपन पेंटो 40 mg की जो कैप्सूल आती है, जो टैबलेट या कैप्सूल जो आती है वो अपन 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाली पेट पेशेंट को देंगे, ठीक है, ताकि जो 625 की वजह से उसको डायरिया वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो पेंटो 40 mg आप उसको देंगे। तो ये मेंटेनेंस ड्रग थेरेपी आपको पेशेंट को देनी है ताकि पेशेंट का जो अस्थमा है वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाए और उसको अटैक्स वापस आने के चांसेस नहीं रहे। तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको कंटिन्यूसली 5 दिन के लिए पेशेंट को देना है, जिससे 100% उसका अस्थमा है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको मेंटेनेंस ड्रग थेरेपी में देना है। तो आशा करता हूं कि अस्थमा के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर किसी का कोई अचानक से सांस फूलने लग जाए, अचानक से अस्थमा अटैक आ जाए, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आए, तब उसको क्या ट्रीटमेंट देना है और कैसे देना है। और जो मैंने आपको बताया कि जो बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स को आपको पेशेंट को कभी भी नहीं देना, COPD के पेशेंट को। और COPD के पेशेंट को कभी भी आप उसको ड्रिप नहीं लगाएंगे, बोतल वगैरह लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।